नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेरेनियन पैटर्न ऑफ यूरोप के धरातलीय स्वरूप के बारे में। यूरोप के धरातलीय स्वरूप को जानने से पहले हम यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। वहीं बात करें हम इसके देशांतरीय विस्तार की तो इसका देशांतरीय विस्तार है 10 डिग्री 27 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 63 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह महाद्वीप विश्व में छठा स्थान रखता है और यह संपूर्ण विश्व के लगभग 6% भूभाग पर फैला हुआ है। अगर इसके उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की या विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर 3886 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है 5300 किलोमीटर। और अगर हम यूरोप महाद्वीप के चारों स्थित महाद्वीप या महासागरों की बात करें तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में भूमध्य सागर है। वहीं पश्चिम में अटलांटिक महासागर है व पूर्व में यूराल पर्वत श्रेणी है। और यह महाद्वीप मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब हम बात करते हैं इसके उच्चावच की। तो उच्चावच में हम बात करते हैं किसी स्थान विशेष का धरातलीय स्वरूप के साथ, अर्थ वहाँ पर आकृति कैसे, जैसे पठारी क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है आदि के बारे में। अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में भू आकृति से संबंधित विविधताएं देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर मैदानी भाग भी देखने को मिलता है। धरातलीय दृष्टि से यूरोप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मध्यवर्ती मैदान और तीसरे नंबर पे है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश यह यूरोप का प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है और इस भूभाग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम स्कैंडिनेवियन प्रदेश और दूसरे नंबर पे लेंगे हम ब्रिटेन तथा अन्य समीपस्थ द्वीपों के पर्वत। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कैंडिनेवियन पर्वत के बारे में। तो यह पर्वतीय भूभाग फिनलैंड से लेकर रूस के केला प्रायद्वीप तक विस्तृत है और इसका एरिया लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह इसके अंतर्गत नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क के पर्वत शामिल होते हैं। अर्थात नार्वे और स्वीडन का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो स्कैंडिनेवियन पर्वत भूभाग के अंतर्गत आता है। और यह जो स्कैंडिनेवियन पर्वतीय प्रदेश है ये प्राचीन समय में हिमवानियों से प्रभावित क्षेत्र था। और जो स्कैंडिनेवियन पर्वतीय प्रदेश का जो तटीय भाग है यहाँ पर गहरी डूबी हुई घाटियाँ देखने को मिलती है और जिन्हें कि क्या कहा जाता है, फियोर्ड। और नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रिटेन तथा अन्य समीपस्थ द्वीपों के पर्वतों के बारे में। तो ब्रिटेन तथा अन्य समीपस्थ द्वीपों के पर्वत इस वाले भूभाग के अंतर्गत हम मुख्यतः स्कॉटलैंड, वेल्स व आयरलैंड के अधिकांश क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। वहीं उत्तरी व दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के कुछ भूभाग को इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। पिनाइन व स्कॉटलैंड के पर्वत प्राचीन रवेदार चट्टानों से बने हुए हैं और इन पर्वतों पर अपरदन की क्रियाएं अधिक होने के कारण इनका घिसाव या अपरदन अधिक हुआ है और यहाँ पर अनेक भूआकृतियों की रचनाएं हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप के मध्यवर्ती मैदान की। तो यूरोप का मध्यवर्ती मैदान है, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसके अंतर्गत बाल्टिक देश, उत्तरी जर्मनी, दक्षिणी स्वीडन, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, रूस, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड आदि इसके अंतर्गत आते हैं या फिर इन सब क्षेत्रों में यह मध्यवर्ती मैदानी भाग फैला हुआ है। और इस मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रूसी प्लेटफॉर्म या पूर्वी भाग और दूसरा है पश्चिमी भाग। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्वी भाग की। तो यह भाग चपटा एवं समतल है तथा पठारी है और इस भूभाग का या फिर पूर्वी मैदानी भाग का जो ढलान है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। और इस भूभाग में अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं जिनमें है कि वोल्गा और यूराल कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है।
वहीं नीपर व नीस्टर तथा डॉन ये नदियाँ काला सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी भाग की। तो यह भाग नदियों के जलोढ़ क्षेत्र से या जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है और इस भूभाग का ढलान उत्तर पश्चिम की ओर है। इसमें जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है, उनमें है राइन नदी, रोन नदी और एल्ब नदी। ये नदियां उत्तर सागर में अपना जल गिराती हैं और जबकि इसके पश्चिमी भाग का जो पूर्वी भाग है उसमें विशुचुला और ओडर नदियाँ प्रवाहित होती है और जो कि अपना जल बाल्टिक सागर में गिराती है। और जो हॉलैंड का मैदानी भाग है वो वहाँ पर कुछ भूभाग समुद्र तल से नीचे चला गया है, नीचा हो गया है, जिसे कि पोल्डर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की। तो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है और जिससे कि इसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं या श्रृंखलाएं हैं उन्हें अल्पाइन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और इस प्रदेश में अनेक भू आकृतियाँ भी देखने को मिलती है, जिनमें है पर्वत, पठार और घाटियाँ तथा मैदानी भाग। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं मध्य के प्राचीन पर्वत, दूसरे नंबर पे नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ, तीसरे नंबर पे है दक्षिणी प्रायद्वीप और चौथे नंबर पे है नदी घाटी मैदान। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मध्य के प्राचीन पर्वत। अगर हम बात करें मध्य के प्राचीन पर्वतों की तो इस प्रदेश में हर्षियन युग के पर्वत हम देखने को मिलते हैं और इन पर्वतों का, क्योंकि हर्षियन युग एक पर्वत निर्माणकारी युग रहा है और इस युग का प्रारंभ या उत्पत्ति बहुत समय पूर्व या बहुत प्राचीन समय में हुई थी। इस कारण इस युग के जो पर्वत हैं उनका अपरदन बहुत अधिक हुआ है और इस कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है आज उनकी अपरदन के कारण ऊंचाई इतनी कम हो गई है कि कुछ क्षेत्र तो केवल पठार मात्र ही रह गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस भूभाग के प्राचीन पर्वतीय क्षेत्रों की तो इसमें स्पेन का मेसेटा पठार और फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेन का प्रायद्वीप, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमिया का पठार तथा जूरा पर्वत, सार्डिनिया व सिसिली के द्वीप समूह सभी मध्य के प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र या भूभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लेंगे नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियों को। तो इस नवीन मोड़दार पर्वतीय प्रदेश को हम इस नवीन मोड़दार पर्वतीय प्रदेश में हम 3 श्रेणियों को सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले है पिरेनीज पर्वत श्रेणी, दूसरे नंबर पे आल्प्स पर्वत श्रेणी और तीसरे नंबर पे है कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिरेनीज पर्वत समूह के पर्वत श्रेणी की। तो पिरेनीज पर्वत श्रेणी यह फ्रांस व स्पेन की सीमा पर स्थित है और यह पर्वत श्रेणी फ्रांस के दक्षिण में है और जो कि उसको स्पेन से अलग करती है, यानी फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। और इस पिरेनीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है पिको डी अनेटो। और इस पर्वत श्रेणी यानी पिरेनीज पर्वत श्रेणी में 3 दर्रे हैं। पहला है कॉल डी ला पर्चे, सेकेंड नंबर पे है ला पेर्थर और थर्ड नंबर पे है कॉल डी सोमपार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं आल्प्स पर्वत की। तो यह पर्वत यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत है और यह वलित पर्वत अनेक समानांतर श्रेणियों में फैले हुए हैं। और इस आल्प्स पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है वह है माउंट ब्लैक, जिसकी हाइट है 4810 मीटर और यह शिखर फ्रांस व इटली की सीमा पर स्थित है। आल्प्स पर्वत को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है फ्रांस के आल्प्स पर्वत, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत या जूरा पर्वत, तीसरे नंबर पे है प्री आल्प्स और चौथे नंबर पे है हिबोरियन के आल्प्स एवं दक्षिण के पिनाइन आल्प्स। इसके बाद हम बात करेंगे कार्पेथियन पर्वत श्रेणी की। तो इन पर्वतों बात करें कार्पेथियन पर्वत श्रेणी की तो इन पर्वतों का विस्तार आल्प्स पर्वत के बराबर है, लेकिन इनकी ऊंचाई क्या है, आल्प्स पर्वत श्रेणी से थोड़ी कम है। कार्पेथियन पर्वत श्रेणी में कोई भी शिखर 300 मीटर से ऊंचा नहीं है और कार्पेथियन पर्वत पूर्व में दिनारिक पर्वत से तथा पश्चिम में आल्प्स पर्वत से पृथक होता है।
और इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग की। तो यूरोप के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग को हम प्रायद्वीपीय भाग में 3 प्रायद्वीप मिलते हैं, और इसमें सबसे पहला है स्पेन के प्रायद्वीप, दूसरे नंबर पे इटली के प्रायद्वीप और तीसरे नंबर पे है बाल्कन प्रायद्वीप। इनमें स्पेन का मसीटो का पठार समुद्र तल से 700 से 800 मीटर ऊंचा है। वहीं बात करें हम इटली के प्रायद्वीप की, तो इटली का प्रायद्वीपीय भूभाग भूमध्य सागर की ओर बढ़ा हुआ है। और लास्ट में हम बात करते हैं नदी घाटी मैदान की। तो अभी तक हमने जिन पर्वतीय या पठारीय भूभागों की बात की थी, इन पर्वतीय एवं पठारी भूभागों के बीच अनेक मैदानी भाग भी देखने को मिलते हैं, जिनमें हैं स्पेन में है अंडालूसिया व अरागोन का मैदान, इटली में है पो नदी का लोम्बार्डी का मैदान, और हंगरी व रोमानिया में डेन्यूब नदी द्वारा निर्मित मैदान। तो ये तो था आज के वीडियो में हमने बात की यूरोप के धरातलीय स्वरूप की बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।